हमारा टॉपिक चल रहा था प्रपोर्शन, और प्रपोर्शन के अंदर हम लोग 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 5 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 इसमें इतना ही है। उसके बाद फिर प्रपोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो सवाल है हमारा वो बहुत कम है ना। जैसे रेशियो हमारा था उसमें कई सारे क्वेश्चन थे, इसमें थोड़ा कम है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। बात नहीं, आराम से इधर देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 6, एक बात इसमें ध्यान रखना है, हमने आपको पहले भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं कि रेशियो टॉपिक थोड़ा बड़ा था, है ना, जिसको समझने के लिए हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन बनाए थे हम लोग। ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा बड़ा था। नेक्स्ट हमारा प्रपोर्शन स्टार्ट हो चुका था, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, 5 क्वेश्चन और आज बनाएंगे, तो फिर प्रपोर्शन भी हमारा कंप्लीट होगा। और एक बार प्रपोर्शन यदि कंप्लीट हो गया तो फिर पूरा चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होगा। आइए समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, फाइंड द थर्ड प्रपोर्शनल टू 9 एंड 12। अच्छा एक बात बताइए, हमने कल आपको बताया था कि प्रपोर्शन 2 प्रकार का, एक नॉर्मल प्रपोर्शन जो इधर था, याद है किसी को? बताओ जल्दी, याद है? इधर था कंटिन्यूड प्रपोर्शन। थोड़ा सा याद दिलाते हैं, जो पहला हम लोगों ने लिखा था वो था 1:A:B, यहाँ पे 2 बार इस टू था, C:D, याद आ रहा है कुछ? और कंटिन्यूड प्रपोर्शन में क्या था? A:B, ऐसा कुछ था। आपको याद होगा हमने बोला था कि इसमें कितने टर्म होते हैं? 4 टर्म। और इसमें कितने टर्म होते हैं? 3 टर्म। A, B 2 बार है तो एक ही बार बोलेंगे उसको, और C। तो अब जरा बताइए, इसमें 4 टर्म है और इसमें 3 टर्म है, तो क्वेश्चन को जरा पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है? फाइंड द थर्ड प्रपोर्शनल टू 9 एंड 12। थर्ड प्रपोर्शनल हमको निकालना है, यानी कि थर्ड टर्म निकालना है। और 2 गो आपके पास पहले से हैं, 2 गो पहले से हैं, और तीसरा निकालना है। तो बताइए किसका बात कर रहा है, इसका या इसका? कंटिन्यूड प्रपोर्शन का बात कर रहा है, बिल्कुल सही। क्योंकि इसमें कितना टर्म होगा? 3 ही टर्म होगा, जिसमें से 2 दिया हुआ है, तीसरा निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहां से ना आपको ये समझ में आएगा, क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए। यहाँ पे बोला है थर्ड प्रपोर्शनल, मतलब 2 पहले से दिया हुआ है, तीसरा पूछ रहा है, तो टोटल कितना टर्म हुआ? 3 टर्म। और 3 टर्म किस में होता है? कंटिन्यूड वाले में होता है। यदि 4 टर्म दिया रहता तो हम लोग बोल सकते थे कि हाँ सिंपल नॉर्मल प्रपोर्शन में होता है। तो इस वाले सवाल से आपने क्या कंक्लूजन निकाला? पहला बात कि जो सवाल दिया हुआ है उसका दिया हुआ है कंटिन्यूड प्रपोर्शन का दिया हुआ है, तो दिक्कत नहीं ना इसमें। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इसमें बोला गया है आपको तीसरा वाला प्रपोर्शन निकालना है, यानी कि तीसरा नंबर पता करना है आपको। तो क्या तीसरा नंबर पता है आपको? नहीं पता है। तो नहीं पता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं? x मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेंगे कि लेट द थर्ड प्रपोर्शनल टू 9 एंड 12 बी, हमने क्या मान लिया? x मान लिया। तो अब जरा ये भी बताइए कि जब हमने थर्ड वाले नंबर को, यानी कि थर्ड प्रपोर्शनल को हमने x माना, तो ये और ये क्या दिया हुआ है? ये पहला वाला यानी कि a, और ये वाला किसका? b, यानी कि ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, तीसरा वाला कितना? c मतलब x, है ना। चलिए, तो यहां से अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा बताइएगा ध्यान से। 9 है ना, तो 9, अच्छा पहले छोड़ो उसको। हमारा कंटिन्यूड प्रपोर्शन का फॉर्म क्या होता है? A:B C, है ना। तो इस वाले सवाल में बताइए 9 किसका काम कर रहा है? A का। 12 किसका काम कर रहा है? B का। और x किसका काम कर रहा है? C का। तो बस यहाँ पे पुट करिए। तो A मतलब 9:2, B का मतलब कितना? 12। तो यहाँ पे फिर से B है तो फिर से 12 देंगे, और C के जगह पे क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। इतना हम लोग जानते थे। अब आपको ये भी पता है कि ये 2 बार जो रेशियो का साइन उसको हटाकर हम क्या दे सकते हैं? इक्वल टू का साइन, जो हम लोग कल किए हुए थे। तो 9:12 इक्वल्स टू 12:x। उसके बाद फिर फ्रैक्शन में ला सकते हैं हम लोग, ये भी सीखे हुए थे। तो 9/12 हो जाएगा ये, इक्वल्स टू 12 बाई कितना? x। ये तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब इसके बाद क्या किए थे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 9 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × x,
और 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद इधर आ जाइएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9 इंटू एक्स इक्वल्स टू 12 इंटू 12। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा इसको और, अच्छा हमको चाहिए वैल्यू किसका, एक्स का, तो x इक्वल्स टू 12 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई कितना 9। क्या आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं कटेगा ना, तो काट लेंगे, मल्टीप्लाई कभी नहीं करना है, नहीं तो बड़ा भयंकर तरीके से फंस जाएंगे आप। देखो 3 3 जा 9 होता है और 3 4 जा 12 होता है, फिर से 3 से और ये 4, तो 4 4 जा 16, कौन 8 बोला, 4 4 जा 8 होता है, कैसे भाई, कौन सा मैथ पढ़ रहे हो, 4 4 जा 16, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो इस सवाल में पहला टर्म है वो 9 है, जो दूसरा टर्म है वो 12 है, और जो तीसरा टर्म होगा वो क्या होगा 16 होगा। यानी कि अब फिर से यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 16। तो कैसे समझेंगे आप कि सवाल जो दिया हुआ है वो नॉर्मल प्रपोर्शन का दिया हुआ है या कंटिन्यूड प्रपोर्शन का दिया हुआ है। देख लेना कि उसमें टर्म कितने के बारे में बात हुआ है। यदि 4 टर्म के बारे में बात हुआ है, जैसे मान लो कि 3 टर्म दे दिया, चौथा पूछ रहा है, तो कितने टर्म के बारे में बात हुआ 4 टर्म, तो क्या दिया हुआ है प्रपोर्शन का सवाल दिया हुआ है। केवल 3 टर्म के बारे में बात हो तो फिर कंटिन्यूड प्रपोर्शन का सवाल है। जैसे ये वाला था जिसमें दो टर्म तो दिया हुआ था हमारे पास 9 और 12, तीसरा पूछा गया था, तो बताइए किसका सवाल निकला, कंटिन्यूड प्रपोर्शन का निकला। समझ में आ गया सबको। चलिए, तो कई बार इसमें ना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सर इसमें कौन सा लगाना है, प्रपोर्शन वाला लगाना है या कंटिन्यूड प्रपोर्शन लगाना है। तो 4 टर्म का बात होगा तो प्रपोर्शन, 3 टर्म का बात होगा तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन लगाना है। सिंपल है, आगे बढ़े। चलिए, अब आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं इस वाले में, देखते हैं आपको कितना समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा गया है, फाइंड द मीन प्रपोर्शनल बिटवीन 8 एंड 18। अच्छा ये 8 एंड 18 क्या है उसको हम लोग बाद में देखेंगे, छोड़ो उसको, सब कुछ भूल जाओ। पहले तो ये बताओ कि एक आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम, एक आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो इसमें कौन सा वर्ड आया, मीन आया। तो बताइए मीन वर्ड आए या प्रोडक्ट वर्ड आए, किसके बारे में ये बात कर रहा है, प्रपोर्शनल का, मतलब प्रपोर्शन का या कंटिन्यूड प्रपोर्शन का, प्रपोर्शन का बात कर रहा है। हमने कल 2 कॉलम बनाया था ना, एक इधर केवल प्रपोर्शन का और इधर एक केवल कंटिन्यूड प्रपोर्शन का, याद हो रहा है ना, याद। तो यहाँ पे हमने आपको लिखा था कि प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो जो मीन वर्ड है या फिर जो प्रोडक्ट वर्ड है, सॉरी मीन वर्ड है, एक्सट्रीम वर्ड है, तो किस में आता है, प्रपोर्शन में आता है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ, मीन। तो ये सवाल किसका दिया हुआ है, प्रपोर्शन का या कंटिन्यूड प्रपोर्शन का, प्रपोर्शन का दिया हुआ है। तो ऐसे समझना है चीजों को। तो जो कल आपने टर्म लिखा था वो फालतू में नहीं है, वो आपको सवाल पकड़ के देगा कि किसका है ये। जैसे 4 टर्म का बात होगा तो प्रपोर्शन का सवाल है, 3 टर्म का बात होगा तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन का सवाल है। सिंपल है। उसी प्रकार से यदि प्रोडक्ट वर्ड ये एक्सट्रीम वर्ड इस्तेमाल हो जाए या मीन वर्ड इस्तेमाल हो जाए तो किसका सवाल है, प्रपोर्शन का सवाल है। या फिर ये सब चीज वर्ड नहीं इस्तेमाल हुआ है तो फिर किसका हो जाएगा, कंटिन्यूड प्रपोर्शन का हो जाएगा। तो फिलहाल अभी आपने बोला कि सर मीन वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो ये प्रपोर्शन का सवाल है। अब यहाँ पे क्या लिखा गया जरा वो समझो, फाइंड द मीन प्रपोर्शनल बिटवीन 8 एंड 18। ध्यान से समझते हैं। पहले आपके सामने 4 प्रपोर्शन था, कल 4 नंबर था, तो A इज टू B इज टू C इज टू D। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में आपने किसको किसको मल्टीप्लाई किया था जरा बताइएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में आपने मल्टीप्लाई, अच्छा उसके बाद फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन में, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में आपको याद होगा आपने मल्टीप्लाई किया था A और D को, A और D को, A इंटू D। और प्रोडक्ट ऑफ मीन में आपने मल्टीप्लाई किया था B और C को, B इंटू C। सिंपल। तो अब देखो जब एक्सट्रीम का बात होगा, जब एक्सट्रीम का बात होगा तो उसमें A और D आएगा, जब मीन का बात होगा तो क्या आएगा, B और C आएगा। सिंपल। तो आइए अब अपने सवाल पे ध्यान से समझना है।
बोला गया है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 8 एंड 18। क्या निकालना है आपको? मीन निकालना है। निकालना क्या है? मीन निकालना है। मीन का मतलब क्या निकालना है आपको? बी और सी निकालना है। तो फिर बताइए, बी और सी यदि निकालना है तो जो यहां पे दिया हुआ है फिर वो क्या दिया हुआ है? ए और डी दिया हुआ है। ए और डी दिया हुआ है। फिर से समझो, ये सवाल जल्दी समझ में नहीं आता है तो ध्यान समझना। एक बात बताइए सबसे पहले तो हमको, जब हम एक्सट्रीम का बात करेंगे तो क्या क्या आएगा हमारा? ए और डी आएगा। ए और डी आएगा, ये और ये आएगा। ओके, तो जो मीन हमारा है वो एक्सट्रीम के बीच में हुआ ना। सब कुछ भूल जाओ, एक बार फिर से समझो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हमने बोला एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब ए और डी, तो ए शुरुआत में और डी लास्ट में, तो ए और डी का मतलब क्या? एक्सट्रीम। और बी और सी का मतलब क्या? मीन। तो बताइए, क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो मीन है वो प्रोडक्ट के एक्सट्रीम के बीच में आता है? बोल सकते हैं? फिर से समझो, ए और डी का मतलब क्या? एक्सट्रीम। और बी और सी का मतलब क्या? मीन। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो मीन है यानी कि जो बी और सी है वो एक्सट्रीम के बीच में आता है? एक्सट्रीम मतलब ए और डी, सिंपल। उसके बीच में क्या? मीन, सिंपल। तो हमको निकालना क्या है इसमें? मीन निकालना है, मतलब बी और सी निकालना है। तो बताओ फिर दिया हुआ क्या है आपको? ए और डी दिया हुआ है, यानी कि एक्सट्रीम दिया हुआ है। अब समझ में आ गया सवाल? तो ऐसा सवाल कई बार कंफ्यूज करेगा आपको, हालांकि एक बार इसको आप खुद भी पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ देखो, फाइंड द मीन। जैसे मीन बोल दिया वैसे आपके मन में क्या आना चाहिए? बी और सी आना चाहिए, ठीक है। प्रोपोर्शनल बिटवीन 8 एंड 18। तो जो मीन है वो ऑब्वियस सी बात है, अब आपको पता है एक्सट्रीम के बीच में होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल से समझो, मीन का जैसे बोला फाइंड द मीन, जैसे मीन बोल दिया बस एक बात ध्यान रखना है, बी और सी निकालना है बस, ठीक। बिटवीन 8 एंड 18, और 8 और 18 के बीच में जो मीन है वो निकालना है। इसका मतलब 8 और 18 क्या दिया हुआ है आपको? एक्सट्रीम दिया हुआ है। ए और डी का वैल्यू दिया हुआ है। यहां से भी नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से यहां पे समझ लो। ए और डी का मतलब क्या? एक्सट्रीम। बी और सी का मतलब क्या? मीन। तो हमको निकालना क्या है? मीन निकालना है ना, यानी कि बी और सी निकालना है। बी और सी निकालना है तो जो दो नंबर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? फिर एक्सट्रीम दिया हुआ है, मतलब ए और डी दिया हुआ है। अब कहानी समझ में आया? तो हमको निकालना क्या है? मीन, यानी कि बी और सी निकालना है। मीन निकालना है, एक्सट्रीम दिया हुआ है ए और डी। तो ये है आपका ए का वैल्यू और ये है डी का वैल्यू। तो हमको निकालना है बी और सी का वैल्यू, है ना। तो ये वाला सवाल बनता कैसे है? देखो, मीन में कितने टर्म है जरा बताओ ना? 2 टर्म। कौन कौन सा? बी और सी अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे ना हम लोग अलग अलग 2 नंबर नहीं मानते, एक ही नंबर मानते हैं। तो क्या लिखोगे? लेट दी मीन बी एक्स। तो लिख देंगे यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 7, लेट दी मीन बी एक्स। मीन को हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो अब जरा इसका जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? एज टू बी इज टू सी इज टू डी, यही होता है ना। तो अब जरा बताइए, ए का वैल्यू कितना है आपके पास? 8। बी का वैल्यू एक्स। बी और सी हमने क्या माना? बी और सी मीन होता है ना, और मीन को हमने एक्स मान लिया। तो बी के जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स। एच टू 2 बार, और सी के जगह पे क्या आ जाएगा? फिर से एक्स आ जाएगा, क्योंकि बी और सी दोनों होता है ना मीन हमारा। और डी के जगह पे क्या आ जाएगा बताओ? 18। अच्छा, आप एक बार बताओ जरा, क्या आपको अब नहीं लगता कि ये सवाल हमारा पहले प्रपोर्शन में था, अब कंटिन्यूड प्रपोर्शन में आ गया? यही इस सवाल का खूबसूरती है। पहला क्या रहेगा? प्रपोर्शनल में रहेगा। जब वैल्यू को आप पुट कर देंगे तो किस में आ जाएगा? कंटिन्यूड प्रपोर्शन में आ जाएगा। तो सवाल बड़ा विचित्र था कि नहीं था? तो पहले क्या बोला गया था कि फाइंड द मीन। अब आपके मन में जैसे मीन वर्ड आ जाए तो क्या समझेंगे? हमको क्या निकालना है? बी और सी निकालना है। तो जब बी और सी निकालना है तो जो 2 नंबर दिया हुआ है वो फिर क्या है हमारा? एक्सट्रीम है, यानी कि ए और डी है। सिंपल। तो आपने
आपको निकालना क्या है, मीन। तो मीन तो आपको नहीं पता, वही तो निकालना है, तो क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। और मीन का मतलब बी और सी, तो बी और सी जहां पे, वहां पे क्या डाल देंगे हम, एक्स और एक्स डाल देंगे। तो अब बताइए क्या ये सवाल हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का नहीं हुआ, जिसमें ये वाला और ये वाला क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो क्या सेम नहीं आ गया एक्स एक्स? तो अब इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के तरह से बनाइए फिर, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल में होता क्या है, पहले रहता है सवाल है प्रोपोर्शन में, वैल्यू को पुट करने के बाद किस में आ जाता है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आ जाता है। ये सवाल का इंपॉर्टेंस ये वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हम 8h2x इक्वल्स टू x(18) कर सकते हैं, जल्दी बताइए। बिल्कुल। तो 8/x कर देंगे इसको फ्रैक्शन में, और ये x/18 कर देंगे। उसके बाद 8 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए जल्दी, 18 8 जा कितना होता है, 18 8 जा 144, और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 144। स्क्वायर जब इक्वल टू के इधर या उधर जाता है तो किसमें बदलता है, रूट में। किसमें, रूट में। ये स्क्वायर हमारा अब इधर है, इधर आएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा। समझ रही है बात, मतलब यहाँ पे जो स्क्वायर है वो इक्वल टू के इधर आता है तो वो रूट बन जाता है। तो बताइए 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसी को याद है स्क्वायर रूट, 12 का। वेरी गुड। तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, 12, मतलब 12 इंटू 12 आप 2 बार करते हैं तो 144 आ जाता है, ठीक है। तो वही बात हमने यहाँ पे लिख दिया है, मतलब रूट के अंदर यदि 144 रहे तो उसका वैल्यू 12 होता है, बराबर x। तो बस आ गया हमारा आंसर। तो बताइए b का वैल्यू कितना होगा, 12, c का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 12। बस बन गया हमारा। आगे बढ़े। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ही हमारा अब ये बन जाता है बाद में। पहले होता किस में, प्रोपोर्शन में होता है, बाद में किस में आ जाता है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आ जाता है, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े, जल्दी बोलो। नेक्स्ट सवाल पे आइए। इस वाले में आइए, क्या बोला गया है, देखो 8 नंबर, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 10 18 22 38। मतलब आपके पास ये 4 नंबर है, इन चारों नंबर में हम कौन सा नंबर ऐड करें टू गेट द नंबर्स विच आर इन प्रपोर्शन, ताकि हमारा नंबर किस में आ जाए, प्रपोर्शन में आ जाए। तो बताओ किसका बात कर रहा है, ये प्रपोर्शन का बात कर रहा है। तो अब आपके पास बनाने का तरीका क्या होगा, इसको देखो। सॉल्यूशन नंबर 8, इसमें करना क्या है पहले वो समझ लीजिए आप ध्यान से, ठीक है। देखो हमारे पास नंबर कितना है, 4 नंबर, 1 2 3 4, ये चारों नंबर को किस में लाना है, प्रपोर्शन में लाना है। तो प्रपोर्शन में लाएंगे हम, लेकिन इन चारों नंबर में ऐसा हम क्या ऐड करें कि चारों नंबर प्रपोर्शन में आ जाए। तो क्या ऐड करेंगे, पता है आपको, नहीं पता है। तो जब पता नहीं होता तो क्या कर लेंगे आप, x मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेट द नंबर LET, लेट द नंबर एडेड, ध्यान से समझ लीजिएगा इस सवाल को, लेट द नंबर एडेड बी x। क्या ऐड करना है हमको, x ऐड करना है। और ये सारे नंबर हमारे पास किस फॉर्म में है, अभी प्रपोर्शन के फॉर्म में लाना है ना। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जरा दिल फटाक से देखिए। अरे यार 10 is to 18 is to 22 is to 38, जल्दी बताइए। लिख सकते हैं। और इन सारे नंबर पे कितना प्लस करना है हमको, x प्लस करना है। तो हम इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा बस अभी। 10 प्लस x, हाँ या ना, फिर इज टू 18 प्लस x, फिर 2 बार इज टू है, 2 बार हमने इज टू दिया, ओके। तो 22 प्लस x, फिर रेशियो हमारा है। उसके बाद फिर 38 प्लस कितना x, बताइए ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। मतलब चारों नंबर में क्या प्लस करना है हमको, x प्लस करना है। तो चारों नंबर को हमने प्लस में कर दिया। और इस फॉर्म में हम इसको क्यों लिखे हैं, क्योंकि लाना किस में है, प्रपोर्शन में लाना है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब इसका तो सिंपल सा आपको पता है क्या करना है, 10 प्लस x डिवाइडेड बाई, अच्छा रुको पहले इसको चेंज कर लो एक बार, 10 प्लस x इज टू 18 प्लस x इक्वल टू दे देंगे, ये रेशियो का साइन 2 बार जो हटा के, तो 22 प्लस x इज टू 38 प्लस x।
अब इसको किस में लाएंगे हम, फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। तो 10 प्लस एक्स बाई कितना, 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 22 प्लस एक्स बाई 38 प्लस एक्स। लास्ट ऑप्शन क्या बचता है आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। वेरी गुड। तो इस ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ, तो ऐसे कुछ कर लेंगे हम लोग 10 प्लस एक्स 38 प्लस एक्स, और ये दोनों ब्रैकेट में रहेगा, ध्यान रहे, क्यों, क्योंकि दोनों में दो दो टर्म है, ठीक है ना। उसके बाद 22 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 18 प्लस एक्स से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई थोड़ा अच्छे से करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 38 प्लस एक्स को, फिर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे किसको, 38 प्लस एक्स को। अलग अलग करना है, मतलब देखो यहाँ पे करना क्या है, 10 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करना है इस दोनों को, मतलब 38 प्लस एक्स को करना है। तो पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर एक्स से कर लेंगे अलग अलग। इससे क्या होगा, गलती होने का चांस बहुत कम होता है। अगला फिर क्या करेंगे बताओ, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 प्लस एक्स को, और फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे 18 प्लस एक्स। तो चलिए फटाफट बताइए फिर, 10 इंटू 3 38, तो 380 प्लस 10x प्लस 38x प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही है बात, अरे x इंटू एक्स स्क्वायर। आगे बढ़े, चलिए अब क्या करना है, 22 और 18 को मल्टीप्लाई करिए, 18 और 22 कितना आएगा, 36, 396 कितना आ गया, 396 प्लस 22x। अब इसको इससे करो, 18x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिख रहे होंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ऐसे समझिए, एक्स स्क्वायर इधर है और एक्स स्क्वायर इधर है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि किसी भी एक्स स्क्वायर को इधर से उधर लेकर जाओगे तो साइन तो अपोजिट हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में है और ये भी प्लस में, ये इक्वल टू को इधर आएगा तो क्या बनेगा, माइनस, तो पैसे भी कटना है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कट गया। अब बचा क्या वो देख लो बस, देखो एक्स वाले नंबर जितने हैं उसको इधर लेकर आ जाओ और नंबर वाले जो हैं उसको उधर लेकर चल जाओ। तो चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 380 प्लस ये बताओ कितना हो जाएगा, अरे 38 प्लस 10 है तो 48x इक्वल्स टू, ये 396 है रहने दो, प्लस 22 और 18 कितना हो जाएगा, 40x। उसके बाद एक काम करना है, 48x माइनस 40x, 48 इधर था हमारा, इसको इधर ही रखेंगे, ये 40x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 396 इधर है, इधर ही रहेगा, और ये वाला 380 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब बताइए 48 में 40 माइनस करो, 8x, 396 में 380 माइनस करो 16, तो x का वैल्यू कितना, 16/8, यानी कि x का वैल्यू 2। बस हो गया इसका आंसर। इसका मतलब है कि इस वाले नंबर में, इस वाले में, इस वाले में और इन सब में, सभी में हमको कितना प्लस करना है, 2 2 2 2 सभी में प्लस कर देंगे तो नंबर हमारा किस में आ जाएगा, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में आ जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर हो जाएगा। आप करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये 10 है, 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 12, ये कितना हो जाएगा 20, ये 24 और ये 40। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन करना नहीं है, इतना ही आपका सवाल कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक में, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। अगला सवाल भी हमारा वैसा ही है, बस इसमें प्लस था तो अगले वाले में क्या है, माइनस है, और कुछ नहीं है। इसको जल्दी से लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 को जरा पढ़िए एक बार, क्या समझ में आया।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यहां से देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 9। देखो क्या बोला गया है, व्हाट नंबर्स मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स 23, 40, 57, 108 सो दैट द रिमाइंडर्स आर इन प्रोपोर्शन। सवाल वही है, इन सभी में हम क्या माइनस करें कि बाद में जाके सारे नंबर किस में आ जाए, हमारे प्रोपोर्शन में आ जाए। प्रोपोर्शन में आने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन हो जाए। कब होगा, तो कौन सा नंबर प्लस करने पे होगा भाई, तो निकालना है हमको। तो यहाँ पे लेट दी नंबर सब्ट्रैक्टेड ऐसे लिख लेंगे, लेट द नंबर सब्ट्रैक्टेड बी एक्स, यानी कि जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसको हमने क्या मान लिया, एक्स। अब हमारे पास कौन सा 4 नंबर है बताना, 23 है, इसको हम 23:40 लिख सकते हैं, फिर H2 2 बार 57:108 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल है। अब इन सभी में हमको करना क्या है, x को माइनस कर देना। तो क्या बनेगा देखो, 23 माइनस एक्स, H2 40 माइनस एक्स, H2 का साइन 2 बार है, 2 बार दे देंगे, 57 माइनस एक्स, फिर H2 108 माइनस एक्स। कोई दिक्कत, चलिए उसके बाद रेशियो में है तो इसको पहले हटाओ, है ना, इक्वल टू का साइन देंगे तो एक बार और लिख दो सेम टू सेम, 23 माइनस एक्स, H2 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेम टू सेम रहेगा अभी फिलहाल, 57 माइनस एक्स, H2 108 माइनस एक्स। अब इसको आप लेकर आइए किसमें, फ्रैक्शन में, 23 माइनस एक्स बाई कितना 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 57 माइनस एक्स इक्वल्स टू 108 माइनस एक्स। अब तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे आ जाओ, 23 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करना है 108 माइनस एक्स, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इसको इसके साथ करना पड़ेगा, है ना। तो 57 माइनस एक्स, 57 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करना है 40 माइनस एक्स। तो क्या अब नहीं हो जाएगा, अलग अलग कर लेंगे। जैसे पहले 23 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 108 माइनस एक्स को, फिर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 108 माइनस एक्स को, इक्वल टू 57 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 40 माइनस एक्स को, और माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 40 माइनस एक्स को। मतलब हम क्या कर रहे हैं बताइए, अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबको। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, जल्दी बोलिए। चलिए अब क्या आगे का काम आपका हो जाएगा, कर लेंगे, करना कुछ नहीं है, अब सिंपल सा आपका काम है, बहुत सिंपल, इससे छोड़ रहे हैं। देखो सभी को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर वगैरह ऐसा कुछ कटेगा जैसे हमने पिछले वाले क्लास में, मतलब पिछला क्वेश्चन में क्या था, किस में, 8वें नंबर में, जल्दी बोलो, कुछ कटे वटे का तो कट लेंगे, एक्स वाले जितने भी नंबर होंगे उसको इधर लेकर आ जाएंगे, और जो नंबर वाले होंगे उसको उधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके पास एक एक्स का वैल्यू प्रॉपर आ जाएगा। तो आगे का काम आपको करना है, मल्टीप्लाई करके एक्स का वैल्यू लेकर आना है, आ जाएगा। चलो तो आगे का पार्ट हम आपके पास छोड़ते हैं, ये आपका हो गया HW। तो ज्यादा नहीं, 10 लाइन छोड़ दीजिए, हालांकि 10 लाइन बहुत ज्यादा हो जाएगा, चलो 10 लाइन छोड़ दो। 10 लाइन छोड़ देने के बाद आइए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये हम सवाल जानबूझ के आपको होमवर्क में दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि सेम ऐसा ही सवाल हमने बनाया अभी तुरंत क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या करना था उसमें, प्लस, इसमें बस क्या करना है, माइनस, बाकी तो सेम चीज है ना। क्या हो जाएगा जल्दी से एक बार बताइए जोर से, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए तो केवल हम छोड़ दें, कर लेंगे, सिंपल है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। द स्केल ऑफ अ मैप इज 1:2 2 5, 5 जीरो है, ध्यान रहे, 1:2 इतना। व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स इफ दे आर 3 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप। देखो होता क्या है,
आप ना कभी मैप देखना, मैप में ना आप देखना कभी दो प्लेस के बीच का डिस्टेंस ना एक्चुअल नहीं दिया रहता है। एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि ये हमारा एक मैप है, मान लो ये मैप है और हम लोग रहे कहाँ रहे हैं, पटना, ठीक है, और यहाँ पे है गुजरात, ये है पटना और ये है गुजरात। ध्यान समझिएगा, आपको समझाएंगे। पटना से लेकर गुजरात के बीच में कितने किलोमीटर का दूरी होगा, लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास का, 1700, चलिए ठीक है 1700 1500 मान लेते हैं, जो भी है एवरेज कितना मान लेते हैं 1500, ठीक है। तो ये पटना है और ये गुजरात है, तो पटना और गुजरात के बीच में जो दूरी है वो 1500 किलोमीटर का है, मान एवरेज, हालांकि 1700 भी है, तो बाय रोड जाओगे बाय ट्रेन जाओगे तो सबका अलग अलग है, तो एवरेज कितना मान लेते हैं हम लोग मोटा मोटी 1500। तो पटना से लेकर गुजरात के बीच में 1500 किलोमीटर का दूरी है, तो क्या मैप में आप 1500 किलोमीटर दूर दिखाते हैं गुजरात को पटना से? नहीं, इतना बड़ा दिखाएंगे तब तो हमारे पास मैप ही नहीं इतना बड़ा। तो हम क्या करते हैं, छोटा सा मैप इंडिया का लेते हैं, वहीं पे पटना, वहीं पे एक साइड में गुजरात, सब दिख जाता है हमारा। तो ये जो आप देख रहे हैं पटना इधर गुजरात इधर, अब यदि मैप में डिस्टेंस वगैरह लिखा रहेगा ना तो वहां पे कभी नहीं लिखा रहेगा कि पटना से लेकर गुजरात के बीच में दूरी 1500 किलोमीटर का, नहीं, वो क्या कर देगा सेंटीमीटर में लिख देगा, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, वो ये बताना चाहता है कि पटना और गुजरात के बीच में असल जो डिस्टेंस है वो 1500 किलोमीटर का है, सही है, लेकिन क्या मैप पे 1500 किलोमीटर आ पाएगा, कभी नहीं आ पाएगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, शॉर्ट में सेंटीमीटर में दिखा देते हैं। किस में दिखा देते हैं, सेंटीमीटर में। तो हमको अब यहाँ पे बताना क्या है, आपके पास स्केल में एक मैप है 1:2 इतना, इसका मतलब हुआ कि इतना सेंटीमीटर को मैप में कितना दिखाया गया है, 1 सेंटीमीटर बस, ठीक। तो इन दोनों का मदद लेके, सहारा लेके पहले आप निकालो कि इन दोनों के बीच में किलोमीटर कितने का है, यानी कि मैप में 1 सेंटीमीटर को कितने किलोमीटर के लिए दिखाया गया। जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमने बोला यार देखो सब कुछ भूल जाओ, एकदम सिंपल समझो, पटना और गुजरात के बीच में दूरी हमने कितना बोला, 1500 किलोमीटर हमने बोला, ये एक्चुअल डिस्टेंस है मान लेते हैं हकीकत का, लेकिन हमने बोला ना कि नहीं यार इन दोनों के बीच में ना 3 सेंटीमीटर का दूरी है। इसका मतलब आप तुरंत समझ जाओगे, अच्छा पटना से गुजरात के बीच में जो दूरी है वो 1500 किलोमीटर का है, लेकिन सर ने कितना बोला कि नहीं 1500 नहीं है, 3 सेंटीमीटर है बस। तो आप तुरंत माइंड में समझोगे कि अच्छा सर ने क्या किया होगा, 1 सेंटीमीटर को कितना मान लिया गया होगा, 500 किलोमीटर, और 3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कितना 1500 किलोमीटर हो गया। ऐसे ही मैप में इस्तेमाल होता है। तो मैप में क्या कभी भी आपको एक्चुअल डिस्टेंस दिया रहता है, नहीं, उसको सेंटीमीटर में कर देता है, ऐसे करके उसको घटा देता है, और बगल में कहीं नोट लिख देगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर, ऐसा। इसमें हम क्या नोट लिख सकते हैं बताओ, कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हमने मान लिया है, 500 किलोमीटर। तो 3 सेंटीमीटर कितना हो गया हमारा, 1500 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये दोनों का दोनों सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको पहले निकालेंगे कि 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के लिए है, और मैप में 2 टाउन है, उन दोनों टाउन के बीच में दूरी कितने का है, 3 सेंटीमीटर का है। तो बताओ कि उन दोनों के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस कितने का है। जैसे पटना और गुजरात के बीच में कितना डिस्टेंस है एक्चुअल, 1500, लेकिन हमने डिनोट कितना किया, बस 3 सेंटीमीटर। तो मैप में जो दिया हुआ है टाउन दोगो, वो टाउन के बीच में डिस्टेंस कितने का मैप में दिखा रहा है, 3 सेंटीमीटर का, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस बताओ कितना होगा। तो इसको बनाने का तरीका होता है, कैसे बनाएंगे चलिए आई समझते, वही तो हमारा मेन चीज है, ध्यान से समझिएगा। ये आपका होमवर्क है, 10 लाइन छोड़ दीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा सॉल्यूशन नंबर 10। देखो क्या बोला गया है, 1 सेंटीमीटर का मैप में इतना दिखाया गया, मतलब इतने के लिए मैप में कितना सेंटीमीटर इस्तेमाल हुआ, 1 सेंटीमीटर, और दोनों किस में है, सेंटीमीटर में ही है, अभी फिलहाल सेंटीमीटर में है। तो आप यहां पे लिखोगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2550 सेंटीमीटर। यहां पे क्या है, 1:25 और 50 है, तो यहां पे ये बोल रहा है कि ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है,
मतलब इतना सेंटीमीटर को कितना सेंटीमीटर दिखाया गया है, 1 सेंटीमीटर दिखाया गया है। तो इसका मदद करके हम ये निकाल लेंगे कि मैप में 1 सेंटीमीटर को कितने किलोमीटर के लिए दिखाया गया है। तो अब आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बताओ, सेंटीमीटर में है ये हमारा, इसको पहले करना किस में है, किलोमीटर में चेंज करने के लिए पहले किस में करना पड़ेगा, पहले मीटर में करना पड़ेगा, और फिर मीटर को किस में करना पड़ेगा, किलोमीटर में। तो बताइए, जब भी कोई चीज सेंटीमीटर में हो उसको मीटर में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो 2 5 1 2 3 4 5, तो डिवाइड करेंगे इसको 100 से। तो बताइए अब ये हमारा किस में आ गया, मीटर में आ गया। अब मीटर में जब आ गया तो उसको किलोमीटर में करना है। तो कोई भी चीज मीटर में रहे उसको किलोमीटर में करना है तो क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो अब इसको ही क्या कर देंगे हम, 1000 से फिर से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रही है बात, मतलब ये ऊपर में हमारा सेंटीमीटर में है, इसको आपने 100 से डिवाइड किया वो मीटर में आ गया, फिर से आपने 1000 से डिवाइड कर दिया इसको, अब किस में आ गया, किलोमीटर में आ गया। तो अब ये हमारा सेंटीमीटर नहीं रहा, अब किस में आ गया वो हमारा, किलोमीटर में। तो अब बताइए 2 5 1 2 3 4 5 0 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, अभी काटेंगे, रुक तो जाओ। तो 2 0 और 3 0 5 0। अब देखो 1 2 3 4 5 0 नीचे कट गया, तो ऊपर में भी 1 2 3 4 5 कितना आया, 25। इसका मतलब अच्छा 25 क्या, किलोमीटर। तो बताइए 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप चलोगे इसको लिखते चलना, इसे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी लिखते चलना 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना किलोमीटर आ गया बताओ जरा, 25 किलोमीटर। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मैप में 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है ना, तो क्या इतना बड़ा डिस्टेंस आप मैप पे दिखाओगे, मैप छोटा पड़ जाएगा, उतना बड़ा मैप कभी नहीं आ पाएगा, है ना। तो 25 किलोमीटर को मैप में कितना दिखा दिया गया, बस 1 सेंटीमीटर। तो मैप में 25 किलोमीटर के लिए इस्तेमाल हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो अब बताइए हमारे मेन सवाल पे आइए। सवाल में बोला गया था कि 2 टाउन है, उन दोनों टाउन के बीच में जो डिस्टेंस दिखाया गया मैप में वो कितने सेंटीमीटर का दिखाया गया, 3 सेंटीमीटर का। मतलब कि एक शहर यहाँ है एक शहर यहाँ है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने का है मैप में, 3 सेंटीमीटर का। तो बताइए कि दोनों के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस कितने का है फिर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर, 25 किलोमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर में कितना, 75, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि हैंस एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इक्वल्स टू 3 × 25, कितना हो जाएगा, 75 किलोमीटर। समझ में आ गया बस। तो मैप में 1 सेंटीमीटर के लिए इस्तेमाल किया गया है, मतलब 25 किलोमीटर के लिए इस्तेमाल किया गया है 1 सेंटीमीटर, ये हमने निकाल दिया। निकालने का तरीका ऐसा रहेगा, दोनों किस में था, सेंटीमीटर में था, मतलब इतना सेंटीमीटर को दिखाया गया है 1 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग पहले किस में करेंगे, मीटर में, फिर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो और किस में आ जाएगा, किलोमीटर में। फिर उसको चेंज कर दिया हमने, कट कर दिया सब कुछ, तो कट फिट के कितना आ गया, 25 किलोमीटर को हमने 1 सेंटीमीटर से दिखाया है, ठीक है। और बोला गया कि मैप में 2 टाउन के बीच में कितने का डिस्टेंस है, 3 सेंटीमीटर का। तो बताइए फिर दोनों के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस कितने का है। तो सिंपल है, 25 किलोमीटर के लिए हम मैप में कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर आ जाएगा, 75, 75, बस हो गया। इसको लिख लीजिए जल्दी से, और ये वाला आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ हमारा प्रोपोर्शन में टोटल कितना सवाल हो गया, 10, और इसी के साथ प्रोपोर्शन टॉपिक भी आपका कंप्लीट हुआ। और इसी के साथ जो आपका पहला, याद कीजिए अपना पहला क्लास, हमने कंपेयरिंग क्वांटिटी चैप्टर को स्टार्ट करा था। इसमें 5 चैप्टर हमको पढ़ने छोटे छोटे। पहला क्या, रेशियो एंड प्रपोर्शन, फिर यूनिटरी मेथड, फिर परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर 5वां सिंपल इंटरेस्ट। तो जो पहला चैप्टर था हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर, वो क्या था, रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसमें 2 टॉपिक था, रेशियो अलग था, प्रपोर्शन अलग था, दोनों हमारा आज कंप्लीट हुआ। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर जो हमारा पहला चैप्टर था रेशियो एंड प्रपोर्शन, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। तो अब कितना चैप्टर बचा फिर बताओ, 4 चैप्टर बचा। तो अगला वाला क्या था सेकंड नंबर में, यूनिटरी मेथड। तो कल से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अपना यूनिटरी मेथड,
ठीक है, तो पहला चैप्टर आपका सक्सेसफुली खत्म हो गया, जिसमें आपने दो टॉपिक को समझा, रेशियो अलग और प्रोपोर्शन अलग, तो दोनों खत्म, तो चैप्टर भी खत्म हमारा, है ना। तो बताइए रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोनों को मिला के आपने टोटल सवाल कितना बनाया, जो हम बता रहे हैं बस बोर्ड पे 30 सवाल, 30 क्वेश्चन, तो 30 सवाल आप बना लिए हैं। अब जो आपके बुक में सवाल है उसको बना लेंगे, तब तो फिर पूरा ही आपका रेशियो प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कल हम लोग मिलेंगे और कल हम लोग एक नया चैप्टर का स्टार्ट करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर। चैप्टर का नाम होगा यूनिटरी मेथड। तो कल हम लोग मिलेंगे और एक नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे। यहीं पे आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म होता है। तो अब आपका काम क्या है, सवालों को बनाइए, रिवाइज कीजिए, जो सवाल में दिक्कत आएगा क्लास में आप पूछ लीजिएगा, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा। तो आज से क्लास खत्म करें, तो कल हम लोग मिलेंगे और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर को। चैप्टर का नाम होगा यूनिटरी मेथड। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।